हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिहार बोर्ड के क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने स्कूल के बच्चों के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पर भी इस वीडियो को मैं डालूं, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट जो हैं वह समझ सकें कि दहन और ज्वाला या फिर दूसरे भी चैप्टर को बहुत ही इजीली वो समझ पाएं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह टॉपिक कैसा लगा। अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं या कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट का। तो चलिए, विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं अपना यह चैप्टर, जो बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, जिससे कि कई बार बच्चों को क्या होता है कि क्लियर नहीं हो पाता है और वह किसी क्वेश्चन का आंसर किसी दूसरे क्वेश्चन में लिख देते हैं। तो इसको मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को समझाऊंगी अच्छे से, और उसके बाद जितने इसके क्वेश्चन आंसर भी हैं वह इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक पर कि दहन और ज्वाला क्या है। कई बार बच्चे दहन और ज्वाला के बीच में अंतर नहीं समझ पाते हैं और वो दहन और ज्वाला दोनों को ही एक ही समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये दो टॉपिक हैं, एक नहीं है। दहन, सबसे पहले आप लोग देखते होंगे कि होलिका दहन हम लोग मनाते हैं होली के टाइम में। तो दहन से क्या होता है, आप लोगों ने कहानी सुनी है कि जो होलिका होती है उसे जला दिया जाता है, उसका दहन कर दिया जाता है। तो दहन का मतलब है जलना, जो चीजों को हम जलाते हैं वह होता है दहन। अब ज्वाला क्या है, तो आप लोग सुनते हैं ना कि ज्वाला की लपटें उठती हैं, तो वह ज्वाला होती है। मतलब जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो उससे जो लौ निकलती है, आग की जो लपटें निकलती हैं, वह कहलाती है ज्वाला। तो आई होप कि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दहन का मतलब है किसी भी वस्तु को जब हम जलाते हैं वह दहन कहलाता है, और जो ज्वाला है वह दहन के पश्चात जो आग की लपटें निकलती है ना, लौ निकलती है, वह ज्वाला कहलाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि दहन क्या है। तो जो कोई भी वस्तु को जब हम जलाते हैं, जैसे आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, आपको उसे जलाना होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए उस लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए, आपको क्या चाहिए। आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि मुझे माचिस चाहिए, है ना, या फिर मुझे पेट्रोल चाहिए, मुझे डीजल चाहिए उसके ऊपर डाल के उसे जलाने के लिए। ये सब आइडिया आएंगे आपके दिमाग में। तो सबसे पहले हम जब किसी वस्तु को हमें जलाना है, तो यहाँ आप लोग जो दहन पढ़ेंगे ना, वह ईंधन के सेंस में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दहन को समझ लेते हैं कि यह जो दहन है यह क्या होता है। तो दहन एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कोई वस्तु ऑक्सीजन, या इसको हम हवा भी लिख लेते हैं, की उपस्थिति में जलना प्रारंभ कर देती है। तो यहाँ आप लोगों ने समझा कि दहन एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कोई वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या सामान्यतः हम हवा की उपस्थिति में कह लेते हैं, हवा की उपस्थिति में जलना प्रारंभ कर देती है। अब यहाँ आप लोग एक टॉपिक देख रहे हैं, रासायनिक प्रक्रम। यह क्या होता है। धातु व अधातु में आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि जो कुछ वस्तुओं में भौतिक परिवर्तन होते हैं और कुछ वस्तुओं में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे एक पेड़ होता है, एक पेड़ है, इस पेड़ को हमने क्या किया, कट कर दिया, और यह पेड़ क्या है, एक तरह से लकड़ी है। लकड़ी को हमने काट दिया और उससे हमने क्या किया, एक टेबल बना दिया, है ना, एक टेबल बना दिया। तो क्या इसकी भौतिक अवस्था बदल गई? नहीं, इसकी भौतिक अवस्था नहीं बदली, यह अभी भी क्या है, एक लकड़ी ही है। परंतु हमने इस पेड़ को क्या किया, इस पेड़ का दहन कर दिया।
और जलने के बाद यह पेड़ क्या बन गया? ये पेड़ बन गया राख। तो क्या इस वस्तु की भौतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ? हाँ, यहाँ इस वस्तु के भौतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। यह वस्तु यहाँ पे क्या बन गई? राख बन गई। तो यह जो है यह कहलाएगा हमारा रासायनिक प्रक्रम। जहां हमने देखा कि वस्तु की भौतिक स्थिति में परिवर्तन होता हो वह इसका रासायनिक प्रक्रम कहलाएगा। परंतु यहाँ पर क्या हुआ? वस्तु के भौतिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यह क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, है ना। सिर्फ उसका जो है आकार बदला, उसका शेप बदल गया, लेकिन उसका जो है गुण बिल्कुल भी नहीं बदला, भौतिक स्थिति उसकी बिल्कुल भी नहीं बदली, तो वह हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ हमने बताया कि दहन को हम ईंधन के विषय में पढ़ेंगे। तो ईंधन क्या होता है? ईंधन जिसे आप लोग फ्यूल भी कहते हैं। तो ईंधन वह पदार्थ होता है जो दहन करके जल के और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है हमें? ऊर्जा, एनर्जी। यह एनर्जी हमें वह दो रूपों में प्रदान करता है। पहला हो गया ऊष्मीय ऊर्जा और दूसरा रूप हो जाएगा प्रकाशीय ऊर्जा। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि दहन के फलस्वरूप हमें ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा मिला। अब आप लोग जब देखते हैं कि कोई भी चीजें जब दहन करती हैं तो वह क्या होता है? जब आप होलिका दहन में जाते हैं, होलिका के आसपास, तो जितना नजदीक जाते हैं तो आपको उतनी ऊष्मा का आभास होता है और आप उससे दूर हो जाते हैं। तो वहां जो ईंधन जल रहा है, जो होलिका जल रही है, वह क्या दे रही है? अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्रवाहित कर रही है, बाहर निकाल रही है, जिससे कि हमें ऊष्मा का अनुभव होता है। वहां पे हमें गर्माहट लगती है और हम दूर हो जाते हैं। और साथ ही जब होलिका दहन होता है या आप मोमबत्ती जलाते हो या फिर आप क्या करते हो, घर में खाना बनता है तो चूल्हे के आसपास देखते होगे कि प्रकाश फैला हुआ रहता है ना। या लाइट कट जाती है तो लोग दीपक जलाते हैं या लालटेन जलाते हैं या फिर वो लोग मोमबत्ती जलाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? प्रकाशीय ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझा कि जब हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें ऊर्जा दो रूपों में प्राप्त होती है, ऊष्मीय ऊर्जा और उसके साथ ही हमें प्रकाशीय ऊर्जा भी प्राप्त होती है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। हाँ, तो बच्चों अब आप लोगों ने देखा कि जो ईंधन है उसने जलकर ऊर्जा प्रदान की। अब है कि कोई भी पदार्थ जो है वह, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जलते हैं, जैसे कागज हो गई, लकड़ी हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब चीजें जलती हैं। पर कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो नहीं जलते हैं, जैसे पत्थर। क्या पत्थर के टुकड़े को जला सकते हैं? नहीं। जैसे लोहा हो गया, है ना, लोहे की कील है, उसको मैं बोलूं कि जला के दिखाओ, आप जला पाओगे क्या उसे? नहीं जला पाओगे। पानी हो गया, बालू हो गया, क्या इन सब चीजों को आप जला सकते हैं? नहीं। तो ऐसा क्यों है कि कुछ पदार्थ जलते हैं और कुछ पदार्थ नहीं जलते? वहां भी तो हम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे जला रहे हैं, लेकिन वो नहीं जल रहा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि पदार्थ की प्रकृति दो प्रकार की होती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो दाह्य होते हैं, है ना, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अदाह्य पदार्थ होते हैं। तो दाह्य पदार्थ क्या होते हैं और अदाह्य पदार्थ क्या होते हैं? दाह्य पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं, वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने ज्वलन ताप पर पहुंचकर
जलना प्रारंभ कर देते हैं। देखा आप लोगों ने, वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने ज्वलनताप पर पहुंचकर जलना प्रारंभ कर देते हैं। अब इस परिभाषा में एक नया टॉपिक हमें सुनने को मिला है। क्या बता सकते हैं कौन सा? ज्वलन ताप। यह क्या होता है बच्चों? यह ज्वलन ताप, जिसे हम इंग्लिश में इग्निशन टेम्परेचर भी कहते हैं। ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? आप लोग जानते होंगे कि जब हम किसी वस्तु को जलाना शुरू करते हैं तो क्या माचिस लगाते ही वह वस्तु जलने लगती है? कुछ वस्तुओं के संदर्भ में कह सकते हैं कि हाँ, जैसे कागज, जैसे सूती कपड़ा, जैसे कि फूंस, घास फूंस होती है वो। लेकिन अधिकांश वस्तुओं के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है, आप लोग अगर गांव में रहते हो तो माँ जब लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाती होंगी या कोयले के चूल्हे पे खाना बनाती होंगी तो आप लोग देखते होंगे कि माँ क्या सिर्फ माचिस लगाती है और चूल्हा जल जाता है? नहीं, उससे पहले उन्हें क्या करना होता है, किरासन तेल की सहायता से या कुछ हम उसमें डालते हैं, जैसे प्लास्टिक की थैलियों से कहीं पे आग लगाया जाता है या कुछ, तो किसी चीज वस्तु की सहायता ली जाती है जिससे कि हम उस लकड़ी को कहाँ तक पहुंचाएं, उस टेम्परेचर तक, उस तापमान तक पहुंचाए जब वो जलना प्रारंभ कर देती है। आप देखते हो कि लकड़ी के चूल्हे पे आप किरासन तेल डालते हो और तब माचिस की तीली लगाते हो और वह धीरे 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 सुलगते सुलगते क्या होती है, आग पकड़ लेती है। और एक समय ऐसा आता है जब वो अच्छे से अपने टेम्परेचर पर पहुंच चुकी होती है और जलती है, स्मूथली जलती है। तो आप लोगों ने देखा कि किसी भी वस्तु का जो है एक निश्चित तापमान होता है जिस पर पहुंचने के बाद ही वह वस्तु जलना प्रारंभ करती है। वही तापमान उसका जो है क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। तो इसको समझिए आप लोग, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंच कर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देती है, वह उस वस्तु का ज्वलनता कहलाता है। देखा आप लोगों ने कि ज्वलनता क्या कहलाता है। अब बच्चों, इसमें हम आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि दहन के लिए ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो उत्तरदायी है, यानी कि किसी वस्तु को जलाने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दहन के लिए आवश्यक कारक मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला है दाह्य पदार्थ की उपस्थिति। अगर बच्चों किसी चीज को आप जलाना चाहते हैं तो कुछ दाह्य पदार्थ तो होना चाहिए, जलने के लिए कुछ पदार्थ होना चाहिए, जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। तो जब तक वो नहीं होगा तो आप किसे जलाएंगे? तो दाह्य पदार्थ तो बिल्कुल होना ही चाहिए। दूसरा है ज्वलन ताप तक पहुंचने का साधन, यह भी होना बिल्कुल जरूरी है। अब मान लो घर में लकड़ी पड़ी हुई है और माचिस ही नहीं है तो जलाएंगे कैसे? तो हमें किसी वस्तु को जलाने के लिए उसे कहाँ पहुंचाना होगा? उसके ज्वलन ताप पे पहुंचाना होगा। तो ज्वलन ताप तक पहुंचने का साधन भी बहुत जरूरी है। अब तीसरा साधन जो लास्ट तो है लेकिन लिस्ट नहीं है, वो है ऑक्सीजन की यानी हवा की उपस्थिति।
कई बार देखते होंगे ना, भुट्टा खाने जाते होंगे आप लोग, मकई का जो है भुट्टा वो खाते हैं, तो वो भुट्टे वाला क्या करता है कि कोयले को एकदम पंखे से हवा करते रहता है। आप लोग सोचे हैं ऐसा वो क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि कोयले को हवा मिलती रहे, उस हवा में क्या होगा, ऑक्सीजन, वह ऑक्सीजन मिलते रहे, और ऑक्सीजन मिलेगा तो कोयला तेजी से जलता रहेगा ना, और जब कोयला तेजी से जलेगा तभी तो हमारा भुट्टा अच्छे से पकेगा। तो यही कारण होता है कि वह उसे पंखा जलते रहता है, उसे गर्मी थोड़ी लगती है जो पंखा जलेगा। समझ में आया आप लोगों को कौन कौन से कारक होते हैं? दाह्य पदार्थ की उपस्थिति, जब तक दाह्य पदार्थ नहीं रहेगा जलाओगे किसे, और ज्वलनताप तक पहुंचने का उपाय। अब साधन तो है, लेकिन पहुंचने के लिए तो चाहिए ना कुछ, माचिस चाहिए, पेट्रोल चाहिए, जिससे हम ज्वलनताप के टेम्परेचर तक पहुंच सके। और तीसरा क्या है? ऑक्सीजन की यानी हवा की उपस्थिति। तो आप लोगों ने देखा कि किसी भी वस्तु को जलाने के लिए हमें इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। और जब आग लग गई है और उसे बुझाना हो तो क्या करेंगे? उसमें भी इन्हीं तीनों चीज की आवश्यकता होती है, लेकिन अपोजिट करके, यानी दहन को रोकने का उपाय क्या होंगे बताइए? यहाँ दाह्य पदार्थ की उपस्थिति थी ना, तो यहाँ हम क्या कर देंगे? दाह्य पदार्थ की अनुपलब्धता, है ना। यानी कि जैसे मान लो किसी चीज में आग लगी हुई है, जैसे किसी कपड़े में आग लग गई या लकड़ी के टुकड़े में आग लगी हुई है, तो आप अगर उस लकड़ी के टुकड़े को ये हटा के फेंक दोगे या उसे पानी में डाल दोगे तो क्या होगा? आग बुझेगी ना, आग बुझ जाएगी। तो हमने दाह्य पदार्थ को ही हटा दिया, जो आग लगी हुई है। कई बार हम देखते हैं ना कि गर्मी के मौसम में या फिर जब पतझड़ का सीजन आता है तो बहुत आग फैलती है। कई जगहों पे गांव में अक्सर खेती का टाइम होता है और बहुत सारे एकड़ खेत बर्बाद हो जाते हैं आग से। तो उस टाइम क्या होता है कि सबको ये जानना चाहिए कि जो आग लगी है उसे हमें कैसे रोकना है। तो इसलिए इस टॉपिक को भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि जब भी आग लगे तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि जिस वस्तु में आग लगी है, यानी जो दाह्य पदार्थ है, उसकी उपलब्धता हम खत्म कर दें, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो दूसरा होता है कि जो ज्वलन ताप है उसे ज्वलन ताप को बढ़ा देना। अब देखिए बच्चे जो हैं यहीं पे कंफ्यूज करते हैं, इस टॉपिक में वो लिख देते हैं ज्वलन ताप को कमा देना। तो अगर कमा देंगे तब तो ब्लंडर हो जाएगा, तब तो वस्तु और तेजी से जलने लगेगी। देखते हो ना जब आग लगती है तो बहुत तेजी से, अगर माँ घर पे चूल्हे पे खाना बना रही है और आंच बहुत तेज हो जाता है तो माँ क्या करती है? उस पर पानी के छींटे मार देती है। उससे क्या होता है कि पानी के छींटे मारने से जो लकड़ी है वह गीली हो जाती है, और गीली लकड़ी को जलाने में हमें क्या होता है? बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका ज्वलन ताप अधिक हो जाता है ना। तो वही ट्रिक यहाँ पे अपनाया जाता है कि ज्वलन ताप को जो है हम बढ़ा देते हैं, जिससे कि वह क्या हो, आग की गति धीमी होती जाए, मंद होती जाए और आग बुझ जाए। समझ में आया आप लोगों को? अब तीसरा है कि ऑक्सीजन या हवा की उपस्थिति को रोक देना, उपस्थिति बंद कर देना। हम लोग जानते हैं कि जब भी दहन होगा, कोई वस्तु जलेगी, तो उसके लिए क्या आवश्यकता होता है? ऑक्सीजन, हवा आवश्यक होती है। तो अगर हम हवा की ही आपूर्ति को बंद कर दें तो क्या दहन की प्रक्रिया संभव है? नहीं संभव है। इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ कि मान लो यह एक मोमबत्ती है। बच्चों मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए ये मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती को अगर मैं जलाती हूँ, यहाँ से ज्वाला निकलेगी। अब उस जलती हुई मोमबत्ती पे मैं एक शीशे का गिलास लेके ढक देती हूँ। ये मोमबत्ती 5, 6, 10 सेकंड के लिए जलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जब तक उस गिलास के अंदर में
हवा थी, ऑक्सीजन था, तब तक यह मोमबत्ती जली। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो गया, इस मोमबत्ती ने जलना बंद कर दिया, यह मोमबत्ती बंद हो गई। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो वही यहाँ पे है कि जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति बंद कर देंगे तो कोई भी वस्तु जो है वह जलना अपने आप ही बंद कर देगी। तो आप लोगों को यह कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जलने के लिए आवश्यक कारक क्या है और आग को बुझाने के लिए भी आवश्यक कारक क्या है। तो अगर आप इसको समझ लेते हैं तो इससे आप 2 क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं कि जलने के लिए, किसी वस्तु को जलाने के लिए आवश्यक कारक क्या है और आग को बुझाने के लिए आवश्यक कारक क्या है। अगर आप लोग चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं ज्वाला के क्षेत्र के बारे में। ज्वाला के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था वीडियो में कि जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं ना, जैसे यहाँ देखिए ये मोमबत्ती है हमारे पास, इन मोमबत्ती को जलाते हैं तो ऐसे लौ निकलती है ना, तो इसे हम लोग ज्वाला कहते हैं। जैसे कागज को जलाते हैं तो पीली पीली लपटें निकलती है ना, तो वह ज्वाला होती है। तो आप लोग यहाँ समझिए कि ज्वाला के क्षेत्र क्या होते हैं। तो ज्वाला को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्षेत्र बाह्य भाग, बीच का क्षेत्र जो है यह वाला क्षेत्र, यह मध्य भाग कहलाता है, और यह जो सबसे नजदीक होता है ना, बत्ती के सबसे नजदीक होता है, यह वाला क्षेत्र इसका आंतरिक भागीय कहलाता है। तो चलिए हम तीनों भागों के बारे में पढ़ते हैं। बाह्य भाग जो सबसे बाहरी यह क्षेत्र आपको दिख रहा है, तो यह क्षेत्र क्या होता है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना बाहर से, यह इसका बाह्य क्षेत्र कहलाता है, जो बिल्कुल नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है, और यह दीप्त क्षेत्र होता है, यानी कि यहाँ पे जो है दहन बहुत अधिक होता है, सबसे अधिक इसी क्षेत्र में होता है, जो बाहरी क्षेत्र होता है। और यहाँ पूर्ण दहन हो चुका होता है, यहाँ कार्बन की बहुत ही अल्प मात्रा होती है ना, तो पूरा दहन यहाँ हो चुका होता है। यहाँ पे क्या हो चुका होता है, पूर्ण दहन हो गया रहता है। यह किस रंग का रहता है, नीले रंग का रहता है, दीप्त क्षेत्र होता है। और दूसरा जो भाग होता है, यानी ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग इसका मध्य भाग कहलाता है, मिडिल लेयर कहलाता है। तो इसका रंग पीला होता है, ये पीले कलर का होता है, और यह भी दीप्त क्षेत्र होता है, यानी यहाँ भी जो दहन है अधिक मात्रा में होता है। इसके बाह्य भाग की तुलना में कम होता है, लेकिन यह भी दीप्त होता है, यहाँ पे भी दहन हो रहा होता है। और यहाँ दहन की जो प्रक्रिया है अभी चालू है, यानी दहन यहाँ पे अभी हो रहा है, कार्बन की कुछ मात्रा उपलब्ध होगी, है ना। यहाँ पे क्या होगी, कार्बन की कुछ मात्रा उपलब्ध होगी, लेकिन बाह्य क्षेत्र में कार्बन की मात्रा उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि यहाँ दहन की प्रक्रिया जो है पूर्ण हो चुकी होती है। और यह सबसे अधिक दीप्त क्षेत्र होता है, इसकी तुलना में यह कुछ कम दीप्त होता है, यानी यहाँ कुछ कम दहन होता है। अब तीसरा जो क्षेत्र होता है, ये जो बत्ती है, इस बत्ती के आस जो बिल्कुल नजदीक होती है, इसे हम आंतरिक भाग कहते हैं, यानी इनर लेयर कहते हैं। इसका रंग काला होता है, यह ब्लैक कलर की होती है, यह अदीप्त क्षेत्र होती है, यहाँ दहन की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं होती है, कार्बन की अधिकता होती है। कार्बन जो होता है यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और यहाँ दहन नहीं होती है, क्योंकि दहन नहीं होती है तो इसलिए यह जो है वह क्या होता है, यहाँ कार्बन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। तो बच्चों, आप लोगों ने समझ लिया कि ज्वाला के तीनों प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब कई बार एक क्वेश्चन आता है, आप लोग के पाठ्य पुस्तक में भी है, कि जब हम मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपर एक कांच के प्लेट को डालते हैं तो उस पर काला वलय क्यों बन जाता है। तो जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में होंगे, उनके घर, हम लोग के यहाँ जब भी बच्चे होते हैं तो छठी होता है ना, और हम लोग देखते हैं उसमें जो दादी नानी होती है वो काजल बनाती है, प्राकृतिक तरीके से जो काजल बनता है। तो देखते हैं ना, उसमें एक दिया होता है, उस दिए में बत्ती जलाते हैं और एक प्लेट डाल देते हैं, और उसमें क्या होता है, काला काला जो है राख जाके जमा हो जाता है, बिल्कुल गोल 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 गोल, तो वही काला वलय हो जाता है, फिर उसमें वो लोग काजल बनाती है। तो ऐसे ही जब हम करते हैं तो क्या होता है, आपने देखा यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है ना। मोम क्या होता है, मोम जो होता है वह क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं और तब इस क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चाहें तो ये जो है ज्वाला के क्षेत्र, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप लोगों को आगे समझने में आसानी होगी। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, जो सवाल हमने किया उससे पहले हमें समझना जरूरी है कि मोम क्या होता है।
तो मोमबत्ती आप लोग जलाते हैं ना, उसमें मोम रहता है ना। वो मोम क्या होता है? तो मोम जो है वह एक हाइड्रोकार्बन होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना होता है। यह एक बहुत ही अच्छा ईंधन है बच्चों, क्योंकि यह जल के बहुत अधिक मात्रा में हमें ऊर्जा प्रदान करता है, दोनों रूपों में, ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा दोनों ही प्रदान करता है। तो यह जो मोम है इसमें आपने देखा कार्बन है। तो जब आप मोमबत्ती को जलाते हो ना और इसके ऊपर में एक कांच का प्लेट डालते हो, तो जो कार्बन है वह जलेगी और वह कार्बन जो है यहाँ पे आकर के छोटे 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 बॉल्स के रूप में जमा हो जाती है, जिसे हम लोग काला वलय कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि जो मोमबत्ती होती है वह मोम से बनी होती है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है और यह एक बहुत अच्छा ईंधन होता है। और जब ये जलता है तो इससे कार्बन उत्सर्जित होती है ना, कार्बन गैस निकलती है। और वह कार्बन गैस जो है वह कांच के प्लेट के ऊपर जाकर के परत बाय परत, लेयर बाय लेयर क्या होती है, बैठते चली जाती है और छोटे छोटे बॉल्स वलय के रूप में बना देती है, जो किस कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये है हमारा मोम। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। अगला टॉपिक इसी में है, एक छोटा सा टॉपिक है जो बिहार बोर्ड की बुक में ऐड किया गया है। इसमें दावानल क्या होता है? तो बच्चों आप लोग देखते हैं ना, कई बार जब गर्मियों के सीजन आते हैं, पतझड़ के सीजन, तो क्या होता है कि हम लोग अक्सर न्यूज चैनल खोलते हैं तो देखते हैं कि फलाना जो जंगल है उसमें आग लग गई है, यहाँ के जंगल में आग लग गई है और बहुत भीषण आग लगती है। तो आप लोगों ने सोचा कि यह आग क्यों लग जाती है? कई बार अपने आप ही आग लग जाती है, तो उसको हम लोग दावानल कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग जानते हैं जब गर्मियों के मौसम में पतझड़ का सीजन आता है ना, तो गर्मी बहुत अधिक होती है और जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो सूखे होते हैं और घास होती है ना, वो घास भी सूख जाती है। तो जब पेड़ की टहनियां तेज हवा के कारण आपस में टकराती है ना, तो टकराने के कारण उनसे चिंगारी निकलती है और वो चिंगारी जब सूखी हुई पत्तियों पर या घास पर पड़ती है तो क्या होगा? क्योंकि उनका ज्वलन ताप तो बहुत कम है ना, वह आग पकड़ लेती है और तेज हवा के कारण वह आग जो है पूरे जंगल में फैल जाती है और वही जो है दावानल कहलाती है। चलिए इसको हम लोग राइट डाउन करते हैं कि गर्मी के ऋतु में पत्तियां व घास सूख जाती हैं एवं पेड़ की टहनियां आपस में घर्षण करके चिंगारियों का निर्माण करती है। यह चिंगारी जब सूखी घास पत्तियों पर पड़ती है तो आग का रूप ले लेती है एवं हवा के कारण पूरे जंगल में फैल जाती है। यह क्या कहलाता है? दावानल कहलाता है, जिसको आप लोग फॉरेस्ट फायर भी कहते हैं ना। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि गर्मी के ऋतु में पेड़ पत्तियां या जो घास होती है सूखी हुई होती है और जब पेड़ की टहनियां आपस में टकराती है तो क्या करती है? घर्षण करती है और घर्षण के फलस्वरूप क्या होता है? ऊष्मा
प्राप्त होती है ना, देखते हो ना ठंड के दिन में ठंड लगती है तो हाथ को ऐसे ऐसे रब करते हो, घसते हो, तो क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है ना। तो वहां ऊष्मा निकलती है और अत्यधिक गर्मी होने के कारण क्या होता है, वो चिंगारियों का रूप ले लेती है। और जब वो चिंगारियां सूखी घास पत्तियों पर पड़ती है तो वहां आग का रूप ले लेती है, और तेज हवा के कारण वो आग क्या होता है, फैलते चला जाता है और बहुत बड़े क्षेत्र में आग लग जाती है। इसको हम लोग दावानल कहते हैं या फॉरेस्ट फायर भी कहते हैं। तो जब इस तरह की आग लगे तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बचाव के लिए जो मैंने आग बुझाने का तरीका बताया है ना, उसी को अप्लाई करना चाहिए। कि सबसे पहले जो सूखी घास पत्तियां उस पर या तो हम पानी डाल सकते हैं, बालू डाल सकते हैं, है ना। इसके साथ ही बच्चों, जैसे आपके घर में किसी को आग लग जाए, भगवान ना करे दुर्घटना बस, अगर कोई आग की चपेट में आ जाता है तो क्या करना चाहिए, घर में जो कंबल है ना, सिंथेटिक वाला नहीं, जो मोटा वाला पहले काला काला कंबल आता था ना, वो लेकर के जाइए। या फिर जो जूट का बोरा होता है, प्लास्टिक वाला बोरा नहीं, जो जूट का बोरा होता है, ब्राउन कलर का आता है ना, वो जो पटसन से बना हुआ होता है, उसको लेकर के जाइए और शरीर पे डाल दीजिए तो आग बुझ जाती है। या फिर आप क्या कीजिए, पानी कभी मत डालिए, अगर किसी आदमी को आग लगी है तो भूल कर भी ना। क्यों? क्योंकि पानी जो है जब आग के संपर्क में आती है तो क्या बनता है, वो वाष्प बन जाता है। और आपको पता है ना कि आग से भी ज्यादा गर्म क्या होती है, वाष्प होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई सूती कपड़ा लपेट देना चाहिए जिनको आग लगी है, या फिर अगर कुछ भी उपलब्ध ना हो तो सिर्फ उनको जमीन पर लिटा करके और पूरा मिट्टी में उनको लोट पोट करिए, जिससे क्या होगी, आग अपने आप ही बुझ जाएगी। समझ में आया बच्चों? चलिए, आई होप कि आप लोगों को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं भी आप लोगों को कोई शक है, कोई दुविधा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों, वो मैं अगले वीडियो में डाल दूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच।